नमस्कार, शाम के 6 बज गए। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज पर यह पहला ओपिनियन पोल, यूपी का चुनावी मूड हम आपको बताने जा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त तमाम मेरी सहयोगी मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत, शोभना और शीरीन लगातार इस कवरेज में बनी हुई हैं। साथ ही खास मेहमानों का पैनल भी आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है। और मेरे सहयोगी जिसमें पंकज झा को आप देख रहे हैं, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जैनेंद्र बने हुए हैं। इस खास कवरेज में आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर अपने रिपोर्टर्स के पास भी। लेकिन जिस तरीके से रोज शाम 6 बजे एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल में बारी बारी कर वो एक एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता का चुनावी मूड है क्या, सियासी नब्ज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धड़क रही है, यही आपको बताएंगे। और मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं, ये उसी तरीके का फ्लाईओवर है, पंजाब वाला फ्लाईओवर, इस हफ्ते की सबसे चर्चित तस्वीर वाली जगह इस वक्त आप मुझे खड़ा पा रहे हैं। और ये वो फ्लाईओवर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब में करीब 20 मिनट तक रुका रहा था, जिसे लेकर पीएम की सुरक्षा की चूक पर जबरदस्त सियासत हुई थी। और ऐसे में जो सवाल हमने पूछा इस सर्वे में वो ये कि पीएम की सुरक्षा में चूक क्या यूपी चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनेगा। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और जवाब उससे ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि 55% लोगों का मानना है हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है वो यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। ना में जवाब दे रहे हैं 35% लोग और 10% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा, 55% का आंकड़ा जो ये मानता है कि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया वो चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनेगा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर ये चुनावी मुद्दा बनता है उत्तर प्रदेश में तो फिर किसे सियासी नफा, किसे सियासी नुकसान। इसी पर जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान बद्री नारायण जी मौजूद हैं और जरा उनसे जानते हैं, सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक अगर मुद्दा बनेगा तो उत्तर प्रदेश में किसके पक्ष में और किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? रोमाना, अगर ये पीएम की सुरक्षा का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आता है, बनेगा, और मुझे लगता है बनेगा, तो ये बीजेपी को इसका फायदा होगा। क्योंकि जो अभी तक इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के विमर्श में सहानुभूति का एलिमेंट नहीं था, अब ये सहानुभूति वेव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सहानुभूति का एलिमेंट आ जाएगा। और बीजेपी, जैसा कि आपको पता है, कि किसी भी मुद्दे को आगे ले जाना बहुत अच्छी तरह जानती है। उसके पूरे जो इलेक्शन स्ट्रेटजीज हैं उसमें जो पूरा प्रचार स्ट्रेटेजी है उसमें एक बड़ा मुद्दा बनाने की क्षमता बीजेपी के पास है। और सर, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से जरा पंकज झा का रुख कर लेते हैं। और पंकज, हिंदुस्तान के चुनाव के लिए यूं भी कहा जाता है कि साहब यहाँ पर जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं वो एक तरफ, वहीं भावनात्मक जो मुद्दे हैं वो अपनी अहमियत रखते हैं और चुनाव के अंदर माहौल बनाते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा भी भावनात्मक तौर पर जमीन पर मुद्दा बन रहा है यूपी में। जी हाँ, शुरुआत में ऐसा लग रहा है और संकेत मिल रहे हैं कि ये मुद्दा धीरे धीरे बड़ा बन सकता है और बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे को हवा देने की और इसको एक माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आपने देखा कि घटना के ठीक अगले दिन कैसे ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर पहुंच जाते हैं, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं और जगह जगह गाँवों में वो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो घूम घूम कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। और वो ये बताना और समझाना चाह रहे हैं यूपी के वोटर को कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, प्रधानमंत्री को फिनिश करने की कोशिश की जा रही थी। वैसे कांग्रेस यहाँ पर गेम में नहीं है, लेकिन जैसा बद्री नारायण जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ कि सहानुभूति के नाम पर सहानुभूति वोट बटोरने का एक बहुत बड़ा एक तरीके से औजार बन सकता है बीजेपी के लिए। और याद करिए 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को किस तरीके से सहानुभूति वोटों की झोली भर गई थी। इस बार बीजेपी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने कोशिश में है और जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि मोदी अपने आप में एक बड़े ब्रांड हैं। बिल्कुल, मैं अगला सवाल लूं, लेकिन उससे पहले जरा शोभना का रुख कर लेते हैं और शोभना को जोड़ते हैं इस चर्चा में। शोभना सवाल लेना चाह रही हैं, आइए शोभना। बिल्कुल, और पंकज झा ने हमें बताया कि देखिए सहानुभूति की लहर उठाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। कितना फायदा कितना नुकसान ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन अभय दुबे का मैं रुख करना चाहूंगी। अभय दुबे, लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, वो मनमोहन सिंह से जुड़ा हुआ वीडियो है कि जब वो अमृतसर पहुंचे तो इसी तरीके के नारेबाजी हुई। उन्होंने कभी सुरक्षा को लेकर इस तरह से अपने बयान नहीं दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने चन्नी के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा। आपको लग रहा है कि इसका फायदा उत्तर प्रदेश में सहानुभूति के रूप में बीजेपी को मिलेगा?
क्योंकि अब विपक्ष मुखर है और अपनी बात विपक्ष आसानी से पहुंचा रहा है जनता के बीच। देखिए, भाजपा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, ये हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में बहुत फर्क है। पंजाब में जो ताकतें प्रमुख ताकतें हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रमुख ताकतें नहीं हैं। तो पंजाब में जो घटना हुई है वो पंजाब में उसका असर भाजपा को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाजपा हैसियत में नहीं है कि वहां कोई फायदा उठाए, और उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक शक्तियां सक्रिय नहीं है जो कि पंजाब में सक्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों परिस्थितियों के बीच में एक, इसे अंग्रेजी में डिसोनेंस कहते हैं आप, एक बहुत बड़ा ऊंच नीच है। तो मुझे नहीं लगता कि वो फायदा केवल मीडिया के जरिए या कार्यकर्ताओं के जरिए या प्रचार के जरिए मुद्दा बना दें और उसका वोटों के लिहाज से फायदा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं समझ में आता। अभय जी, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए मैं इस सवाल को नीरज के पास ले जाना चाहूंगी, क्योंकि नीरज जो है वो बीजेपी को कवर करते हैं और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री से जुड़ी किसी भी तरह की कोई ऐसी खबर आती है जिसमें भावना, जिसमें इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वो बहुत प्रखर हो जाता है। नीरज, ये पंजाब में भले ही अटैक, मैं नीरज से बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ नीरज स्क्रीन पर आए। नीरज जी बिल्कुल जी, हाँ नीरज, बात कीजिए, अपनी बात रखिए अपनी। जी रुबिका, जी बिल्कुल रुबिका, मैं दरअसल क्या है कि पंजाब, बिल्कुल अभय जी से मैं सहमत हूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की सियासत की स्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन इन 5 राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि पंजाब में ऐसी स्थिति हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो कहीं ना कहीं, अगर उसको ये लगा कि हमारे सबसे सर्वोच्च नेता के साथ इस तरह की हरकत पंजाब में हुई है, और तो निश्चित रूप में उनका जो कार्यकर्ता है बड़े ही उत्साह से और बहुत ही एग्रेशन के साथ इस चुनाव में न सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, बल्कि उसका सबसे ज़्यादा प्रयास यही होगा कि 4 के चारों राज्यों में सरकार वापस लाई जाए और पंजाब में अपनी जो सरकार लाने की स्थिति में पहुंचा जाए। तो निश्चित रूप में इमोशनल कार्ड भारतीय जनता पार्टी के कैडर को न सिर्फ झकझोरने के लिए है, जगाने के लिए है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से उसी उत्साह के साथ खड़ा करने के लिए है जो 2017 में हुई थी, क्योंकि 2017 का आप अगर रिजल्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ा ही अप्रत्याशित रहा। इन 5 राज्यों में से 4 राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती है, उत्तराखंड में बड़े मार्जिन सरकार बनती है, गोवा में पिछड़ने के, कांग्रेस से पिछड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मणिपुर में सरकार बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये चूक का मामला सामने आने के बाद हमने देखा कि बीजेपी नेता देश भर के अलग अलग मंदिरों में महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, कोई दरगाह पर जा रहा है, चादर चढ़ा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आगे बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को भावनात्मक तौर पर किस तरीके से बढ़ाया जाता है, आइए अगले सवाल का रुख करते हैं। ओपिनियन पोल में बारी बारी से एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और उस सवाल के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, और अब बारी है आज के दूसरे सवाल की। और दूसरा सवाल आप देखिए जरा, मैं कहां खड़ी हूं, रैली स्थल पर मैं खड़ी हूं, और ऐसे में सवाल उत्तर प्रदेश के लोगों से जो सी वोटर के सर्वे में पूछा गया वो जरा दिखा देते हैं आपको जल्दी से, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अजय जी अजय दुबे मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा अजय दुबे का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि लखनऊ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को किस रूप में देख रहे हैं। अजय, निश्चित ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बना हुआ है। खुद मुख्यमंत्री पूजा के लिए पहुंचे, अखिलेश यादव कल गोंडा में भी इस पे बोलते बोल गए कि भीड़ नहीं थी तो इसलिए आए। अब जनता इस पे क्या सोचती है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता इस पे क्या सोचते हैं। साहब मास्क लगा ले, मैं सबसे कहूंगा आप चाय पीने चलिए। शुरुआत में आपसे करता हूँ साहब, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाला मुद्दा था, आपको क्या लगता है उसका असर जमीन पे कितना है? ये सुरक्षा में जो कमी थी, इससे कनेक्ट कौन, फायदा किसको मिल रहा है? देखिए, सुरक्षा में अगर प्रधानमंत्री जी की कोई कमी थी तो वहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि मतलब जैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की थी, तो अभी तक ना तो कोई ऑफिशियली बयान मतलब एसपीजी का आया है, ना तो गृह मंत्रालय ने कोई ऑफिशियली बयान जारी किया है किसकी चूक हुई, कहाँ पे। अगर वाकई में उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए साहब, क्या लग रहा है सुरक्षा की चूक वाला मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बनेगा, विषय बनेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दा है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, समझ रहे हैं, जो युवा सड़कों पे चल रहे हैं, जो व्यापारी की हत्या हो रही है, समझ रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। तो उत्तर प्रदेश में मेन मुद्दा ये है।
क्या मुद्दा है? तमाम मुद्दे ये गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बीजेपी के लोग पूजा कर रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं। मुद्दा है जमीन पे सुरक्षा को लेकर जो बात। सर मैं ये आप लोग सही कह रहे हैं, सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, गंभीर मुद्दा है। लेकिन अगर हम लोग युवा सड़कों पर रहेंगे तो युवा सड़कों पर रहेंगे, आरक्षण का मुद्दा है, बेरोजगारी है। आज आप लोग देख रहे हैं लखनऊ के सड़कों पे आंदोलन इस चरम पे पहुंच गया है कि आज आचार संहिता लगते ही हर स्टूडेंट रोड पे आ गया है, बेरोजगार है, उसको एक नौकरी नहीं मिली। देखिए सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ये लखनऊ के लोगों की राय है, राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें तमाम मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं जो सुरक्षा में जो कमी रही उसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा का मुद्दा पंजाब में है, वो यहाँ पर सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो जो दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दे जनता वहां पर जो मौजूद है ग्राउंड जीरो पर बता रही है। संजय त्रिपाठी भी उत्तर प्रदेश के ऐसे ही एक इलाके में मौजूद है। संजय, बहुत सिंपल सा सवाल है और सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनावों में बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल रूबिका, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विनीत शुक्ला हैं और मनोज यादव समाजवादी पार्टी के हैं। मैं मनोज यादव शुरू करता हूं। आपको क्या लगता है जो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ जो घटना हुई, जो वाकया पेश आया, वो उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनेगा चुनाव में, चूंकि आज इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर हुई है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में नौजवानों की बेरोजगारी का है, काम धंधे का है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना काल में लोग बेघर हुए, उनके परिवार उजड़ गए, वो भी बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की जनता से डबल इंजन की सरकार और बुलेट ट्रेन की स्पीड की बात करने वाली भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को छल लिया। लास्ट में आए किस पे? 5 किलो राशन और शौचालय पे आके खत्म हो गया पूरा डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये नहीं सोचा था। उनको लगा था कि बेहतर सरकार आएगी, वो स्पीड होगी, फैक्ट्रियां होंगी, तमाम सारी चीजें, और रोजगार के तो इतने साधन हो गए। 2 करोड़ में से कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलना था, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश को कौन सी नौकरियां देने वाले थे? भाजपा की प्रतिक्रिया लें। शुक्ला जी, क्या लगता है जो पंजाब में जो वाकया पेश आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ में, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बनेगा? देखिए, इसको मुद्दा नहीं, ये दुखद घटना है। कांग्रेस की ये हताशा है। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये व्यवहार कितना दुखद है, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आज चुनाव आयोग ने डेट घोषित की है, मैं उसका स्वागत करना चाहूँगा। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 मार्च को फिर से भगवा लहराने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ, जन जन के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। और आपको बता दें, उत्तर ये तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, बेरोजगारी समाजवादी पार्टी की जरूर आई है, घर खाली जरूर हुआ है समाजवादी पार्टी का। तो बेरोजगारी और आर्थिक अपराध में सबसे ज्यादा अगर लिप्त कोई है तो समाजवादी पार्टी के बबुआ हैं। उनके इत्र की बदबू पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैली है। अपराधी बता रहे हैं। देखिए, 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने जा रहा है, और खदेड़ा वो भी इस तरह का होगा कि इनको 100 के अंदर की सीटें, अब हो सकता है 50 के भी अंदर हो जाए, समाजवादी पार्टी वहां तक लाने जा रही। जब बीजेपी अपने चुनावी वर्ष में, चुनाव के समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का इशू लेके अगर आना चाहती है, सारे मुद्दों को प्रगुण करना चाहती है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। उन महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ कोई भूला नहीं है। किसानों पे जब पूरी तरीके से थार चढ़ गई है, लोगों की हत्याएं कर दी हैं, वो कोई भूला नहीं है। मैं तो थार देख के कांप जाता हूं। अगर कहीं बीजेपी का झंडा लगा उस पे तो मेरी रूह कांप जाती कि कहीं मेरी गाड़ी पे न चढ़ जाए या मुझ पे न चढ़ा दे, क्योंकि पता नहीं कौन सा सन की पागल बीजेपी का गुंडा उसमें बैठा होगा। रेड टोपी, रेड अलर्ट है, ये कह रहे हैं भाजपा लगा झंडा वाली थार देख के डर जाते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि लाल टोपी वाला गुंडा है। और जो इनके साथ चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा, स्वर्गीय अजीत सिंह ने कहा, जहां दिखे सपा का झंडा समझ लीजिए बैठा गुंडा। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी ने पहले ही कह दिया है कि 22 में सिर्फ 22 साइकिल और उससे भी कम होने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में न टोटी न सरिया, सिर्फ शुद्ध केसरिया चलने वाला है मित्रों, ये आप जान लीजिए। नया नारा दे दिया इन्होंने। वो कुछ भी कर लें, ये लाल टोपी जयप्रकाश नारायण की निशानी है।
ये लाल टोपी लोहिया जी की निशानी है। इसने कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया है। जो अगर बीजेपी ये डराना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता को, लाल टोपी का मतलब परिवर्तन है, लाल टोपी का मतलब है खुशहाली है, चेहरा लाल हो जाता है जब लोग प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आप जिस केसरिया की बात करते हैं, आपको मुबारक, उत्तर प्रदेश को मुबारक, क्योंकि आपने हमारे ईश्वर के कलरों पे कब्जा करके अपने राजनीति में इस्तेमाल किया। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये बजरंगबली का कलर है, हमने कभी नहीं कहा, और ना हम कहना चाहते। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों पे चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है, और जो मुद्दों से भटकेगा उसकी हर बयान पे 25 सीटें कम होने जा रही हैं। तो उसे भटकाने की राजनीति कर रही भारतीय जनता। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, सत्ता में आकर के कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं। किस लिए आने वाले हैं? गरीबों की जमीन कब्जा करने आने वाले हैं, राम मंदिर का निर्माण रोकने आने वाले हैं, दहशतगर्दी फैलाने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, आतंकियों के मुकदमे वापस लेने वाले हैं, गरीबों पर बुलडोजर चला करके और गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा इत्र के जरिए कन्नौज से निकालना है, या सैफाई में नाच गाना कराना है, या लंदन से बग्घी मंगाने के लिए आ रहे हैं। जनता को अंधेरा प्रदेश नहीं चाहिए। अब उजाला प्रदेश आदरणीय योगी जी ने दिया है, और उस उजाले प्रदेश के साथ 24 करोड़ जनता योगी जी के साथ है। मित्र वाला किसका मित्र? बीएड, बीपीटी वाले, बीटीसी वाले, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, और उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती, उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन, लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपए महिलाओं को हर मासिक पेंशन, और इस तरह की पता नहीं कितनी योजनाएं। 5 साल मुफ्त राशन समाजवादी पार्टी, और सिर्फ गेहूं चावल दाल नहीं देने जा रही है, वो सब कुछ देना है जो जनता के लिए। और शिक्षा की एक बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में स्थापित करना समाजवादी पार्टी का विजन है। आप उन मुद्दों पे जाइए जो आपको सूट करते हो, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के लिए और लैपटॉप पुनः वितरण करेंगे। अब किल 17 लाख नहीं होंगे, अब किल उसकी संख्या और ज्यादा होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं रूबिका, कई विषय हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि ये एक मुद्दा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ पंजाब में खिलवाड़ हुआ था, और मौका पड़ने पर जनता इसका जवाब देगी। बड़ी बात, जनता जवाब देगी। राजेंद्र नेगी जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र नेगी जी, लखीमपुर कांड या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक, कौन सा मुद्दा बड़ा रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्योंकि जो कुछ हुआ वो पंजाब में हुआ, और पंजाबी और पंजाबियत की भी बात की जा रही है। सबसे पहले तो मैं पांचों प्रदेश के समस्त सम्मानित लोगों को बधाई देता हूं कि चुनाव के इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। आपने जो 2 मुद्दे उठाए, चाहे लखीमपुर का हो या पंजाब का, निसंदेह लखीमपुर का मामला भी एक महत्वपूर्ण इशू था और पब्लिक ने उसे ध्यान दिया होगा। लेकिन जो पंजाब में जो घटना प्रधानमंत्री जी के साथ हुई वो काफ़ी असर दिखाएगी, क्योंकि ये करंट इशू है। अभी हाल में नो डाउटली जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक ऑरा बहुत बड़ा है, पब्लिक में उनकी रीच है, पब्लिक उनको सुनना पसंद करती है, उनकी हर छोटी बड़ी खबर को जानना चाहती है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना का होना, और उसके बाद जो कांग्रेस और तमाम लोगों के जो बयान आना, पल पल बयान बदलना और एक हल्के बयान करना, जैसे हरीश रावत जी ने उत्तराखंड से बोला कि बम फूट गया। नहीं, निसंदेह भावनात्मक मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, उसको लेके भी जनता में प्रतिक्रिया रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ, जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके का बर्ताव हुआ, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलती स्वीकार करने की जगह जिस तरीके की राजनीति और राजनीतिक बयान, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बम भी फूट जाए तब क्या होता, 20 मिनट और रुक जाते, आधा घंटा रुक जाते। अच्छा, तो इससे एक हल्कापन राजनीति का जो है पब्लिक समझती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? मैं 2 राज्य आपके सामने रख रही हूँ। उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से क्या बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और पंजाब में क्या रहने वाला है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है वो मोदी और योगी, जो उन्होंने कहा है, निसंदेह मोदी जी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन रहा है पूरी तरीके से। और जितना योगी जी ने 5 साल बेदाग काम किया है, इसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी किसानों के मुद्दे हैं, इस निसंदेह किसानों के मुद्दे भी उसमें इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि कोई एक मुद्दा ही पूरे चुनाव को नहीं खींच सकता एक दिशा में। तो इन सारे मुद्दों को जोड़कर जो एक पुराना अनुभव, जनता का पुराना अनुभव जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, जो कांग्रेस के साथ रहा है, जो बसपा के साथ रहा है, ये अनुभव जनता भी भूली नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये सारे मुद्दे मिलके एक
तय करेंगे कि क्या चुनाव में होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर में आता है एक बड़ा मुद्दा और तो उस पर जनता भावनात्मक रूप से वोट करने जाती है। अब तक का पैटर्न रहा है। हालांकि हमारे पास राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं इस बात की तस्दीक करने के लिए। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप यूपी का चुनावी मूड देख रहे हैं। आप चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला ओपिनियन पोल जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च पांचों चुनावी जो राज्य हैं उनके नतीजों की तारीख जिसका ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया। अच्छा, इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं एक रैली स्थल पर, लेकिन अब इस तरीके की रैलियों पर रोक का ऐलान जो चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि कोविड सेफ इलेक्शन, कोरोना से सुरक्षित चुनाव कराना वो प्रतिबद्धता चुनाव आयोग की। वोट और वोटर दोनों को सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। और ऐसे में एबीपी न्यूज की जो बड़ी मुहिम, उस पर भी एक तरीके से चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी है। और ये जरूरी क्यों था, ये समझ लीजिए आप। सवाल ये पूछा गया इस सर्वे में कि क्या यूपी में नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। तो देखिए जवाब जो सामने आया उसमें लोगों का ये मानना है, 64% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नेता कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा है बल्कि धज्जियां कोरोना नियमों की उड़ा रहे हैं। 28% ने हाँ में जवाब दिया, पता नहीं कह रहे हैं 8%। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा था, एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा था कि बंद करो रैली, और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। रैलियां, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा तक पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। सीधे रुक करेंगे तमाम हमारे सहयोगी पैनलिस्ट जो इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले पंकज झा के पास आपको लेकर चलते हैं। पंकज, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ा और ऐसे में एबीपी न्यूज की मुहिम पर आखिरकार चुनाव आयोग ने भी मोहर लगा दी, जो जरूरी भी है। जी हाँ, ये तो हम कह सकते हैं ना कि हम जो इतने दिन से कैंपेन चला रहे थे वो असर हुआ, और हम सब ने देखा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रैली और रोड शो में भीड़ जुटा रही थी। अब जो नया फैसला आया है, चुनाव आयोग के गाइडलाइन आए हैं, उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां और नेता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे इस पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसला है। एक तो जो बात कही जा रही है कि खर्च कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, कोरोना का वो एक तरीके से संक्रमण नहीं बढ़ेगा। कुछ पार्टियों ने पहले से ही इस बात को देखते हुए, चूंकि उन्हें लग रहा था कि इस तरीके के गाइडलाइंस आ सकते हैं, वो तैयारी कर भी रहे थे। और चुनाव आयोग से सबने ये बात भी कही थी कि जान बचाना सबसे ज़रूरी है और चुनाव नहीं भी टालना है, ये बात भी सबने कही थी। तो अब चूंकि ये कहा गया कि डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग चल सकते हैं, तो मुझे लगता है पुराने तरीके जो होंगे कि कॉन्टैक्ट किया जाएगा, वोटरों के पास जाएंगे, इस तरीके से चुनाव प्रचार और नई तकनीक का इस्तेमाल इस बार ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और लोग किस तरीके से देख रहे हैं ये जो पहल चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। नेताओं ने तो ये पहल की नहीं। अजय दुबे के पास आपको जल्दी से लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं लोग खुश हैं, कम से कम अब कोरोना फैलेगा नहीं। कोरोना फैलेगा नहीं, और हमने बार बार ये बात जितनी भी चुनावी रैलियों में हम पहुंचे हैं, रैलियों के कवरेज में नेताओं से जो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या व्यक्तिगत सवाल जवाब हो, बार बार कोविड पर सवाल किया। आखिरकार आज जो मुहिम थी उसका असर है। रैलियों के लेकर जो भी बात है चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है। अब आम लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या साहब, रैलियों को लेकर अब जो है चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, लग रहा है नेताजी लोग भी सीरियस रहेंगे, पार्टियां सीरियसली लेंगी, सारी पार्टियां? देखिए, बिल्कुल सीरियस रहेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मौजूदा सरकार आज आचार संहिता लगी गई है, उलझ कर रह गई जो फाइलों की जाल में, गांव तक रोशनी पहुंचेगी कितने साल में, बूढ़ा बरगद साक्षी है, मिल गई रम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। कहने का आशय ये है, गांव गिराव खेत खलिहान के लोग बड़ा बचाव कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा जो रैलियां हो रही थी उसमें जो है लाखों लाख की भीड़ आ रही थी। अभी आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बोल दिया है तो सब पार्टी सीरियसली लेंगी, ना केवल आपकी सपा बल्कि जो दूसरी पार्टियां उसको भी सीरियसली लेंगी? देखिए, हम लोहिया को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून पसंद लोग हैं, कानून के भरोसे, संविधान के भरोसे हम जिंदा हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हम ये नेताजी, अब जरा आम आदमी बात करते हैं, भैया जरा रुमाल को ऊपर नाक तक लेके जाइए, नाक ढकने के लिए है। ये बताइए, जो रैलियों को लेकर कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, नेताजी लोग संजीदगी से लेंगे, कैसे मान रहे हैं आप इसको? नहीं, मुझे तो भरोसा है नहीं। क्यों, क्या ऐसा लग रहा है कि नेताजी लोग संजीदगी से लेंगे? चुनाव आयोग क्या, ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये किसी की नहीं मानते हैं। मैंने इससे पहले भी देखा है, बंगाल में रैलियां हुई, या इस समय भी आम आदमी पर तो प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन जो नेता लोग हैं, ये वाला प्रतिबंध तो रैली और नेता लोगों पर लगाया, आम आदमी को कहाँ बोला? वो तो बोला कि रैली नहीं करना, रोड शो नहीं करना। नहीं, वही तो बात है, ये लोग नहीं मानते हैं।
जब चुनावी रैलियां होती हैं तो लाखों की भीड़ होती है और रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है 8 बजे तक। क्या कोरोना इतना समझदार है जो क्या रात में ही निकलता है? दिन में क्या वो आराम करता है? क्या भैया करता है क्या दिन में आराम? साथ वाले आप क्या इसे बोल रहे हैं? क्या लग रहा है? ये वो अपनी जो उनकी समस्याओं के साथ है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी से लेके हर कोई रात में आराम करता है, जब निकलता ही नहीं है तो रात्रि कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं। चुनाव पे बात करते हैं, ये बात अभी इस सूचना पे तो हमने चर्चा की, तो चुनावी बात ये है कि क्या लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज इसको सीरियसली लेंगी? सारे राजनीतिक दलों को आप इसमें तौल लीजिए, क्या लगता है? सीरियसली तो लेंगे, एकदम इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन कितना सीरियसली लेंगे? जो अभी तक किसी बात को सीरियस लिया ही नहीं तो इसको कितना सीरियस लेंगे? आप लोग सीरियस नेताजी बताइए, आम आदमी तो कह रहे आप लोग बात नहीं सीरियस लेते पॉलिटिकल। देखिए, हम चुनाव आयोग जी का सम्मान करते हैं, आचार संहिता लग गया है, सभी पार्टियां चुनाव को सीरियस लेंगी और जो चुनाव आयोग का नियम होगा हम सब समाजवादी उसका पालन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, उसको पालन करके समाजवादी पार्टी की सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है। बड़े जोश में ये अपना बता रहे कोविड को लेके, इसे जोश में मानेंगे नियम कायदा भी ना? क्या लगे? जो संविधान को मानने वाला है वो मानेगा, जो समाजवाद को मानने वाला है वो मानेगा, लेकिन जो तानाशाही सरकारें हैं, तानाशाही पार्टियां हैं, खासकर मैं अगर कहूं तो भाजपा एक तानाशाही पार्टी है, उसके लिए सारे नियम दूसरों पर लागू होते हैं, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। यहाँ क्या लोगों की आम राय जो राजनीतिक पक्ष है उस पर भी रख रहे हैं, और देखिए बार बार दोहरा रहे हैं कि कोविड को लेकर राजनेताओं का जो अप्रोच है बड़ा ढील-ढूला रहता है। जी अजय, रूबिका बोल रही हूँ स्टूडियो से, एक सच्ची बात बताइए, इनमें से कितने लोग थे जब तक कैमरा चालू नहीं था इन्होंने मास्क पहना हुआ था? यकीन मानिए रूबिका की एक भी चेहरा ऐसा था नहीं कि जो मास्क लगाया। मैंने 2-3 बार बोला भी, इससे पहले भी जब लाइव रहा तो एक दौर में बात होने के बाद मास्क हटाया लोगों ने। तो अजय इनको बताइए ना, ये जो उंगलियां ऐसे कर रहे हैं, एक उंगली पार्टियों की तरफ है और बाकी 3 जो है ये इनकी तरफ है, ये गिव एंड टेक वाला मामला है ना। कोरोना ये थोड़ी देखेगा कि भाई साहब का रुमाल नाक के नीचे है तो कोई बात नहीं, चूंकि वो गरीब जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसीलिए मैं उनको नहीं अटैक करूंगा, और वो ऊपर रैली जो संबोधित कर रहे हैं वो अमीर नेताजी है तो मैं उनको अटैक करूंगा। ये बात तो जनता को भी समझनी होगी। हम ये दोहरा रवैया नहीं अपना सकते हैं। तो अजय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं वो रुमाल वाले भाई साहब से बड़ी प्रभावित हुई हूँ, जरा आप उनसे पूछिए ये बात कि रात में दिन में वो तो रुमाल लगा ही नहीं रहे हैं। रात और दिन की बात से इन्होंने इस विषय को जिस तरीके से छेड़ा तो मैंने उस बात को आगे किया, लेकिन सही बात है नेताजी ये बताइए, रात आप तो आम आदमी है, चलिए बताइए कि आम हम भूल गया, माफ करिए, लेकिन रुमाल अभी आप नीचे किए हुए थे, रात दिन में तो कोविड नहीं देखता, नेताजी और आम आदमी भी तो नहीं देखता, तो सबको ही पकड़ता है कोविड। आप भी बिना मास्क के यहाँ पे खड़े थे, जैसे स्थिति पूरी बनी थी, तो क्या लग रहा है संजीदगी मिलेंगे लोग? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि सरकार अभी तक जो मौजूदा सरकार थी अब तो निवर्तमान हो गई है, उसने नियम लागू किया था कि रात में नाइट कर्फ्यू लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब मैं ये सवाल करना चाहता था सरकार से कि क्या कोरोना इतना समझदार है जो रात में निकलता है? दिन में कोरोना नहीं निकलता है, दिन में कोरोना नहीं फैलता है। कर्फ्यू जो है दिन में लगाना चाहिए, चाहे 2 घंटे लगाते, 4 घंटे लगाते, तो रात में इन्होंने कर्फ्यू किस आधार पे लगाया? कई लोगों ने ये भी कहा कि क्या कोरोना शहंशाह है जो रात में ही निकलता है। तो आगे ये बड़ी कवरेज हम लगातार इस पर बने हुए हैं, आप देखते रहिए एबीपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने सवाल ये पूछा था कि क्या यूपी में नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो बंगाल चुनाव में जो रैलियां हुई थी उनको बहुत हद तक जिम्मेदार माना गया था। इस बार चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक जरूर लगा दी है, पर क्या राजनीतिक दल सच में जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे कि कोरोना को फैलने से रोका जाए? क्योंकि चोर दरवाजा ढूंढ ही लेते हैं ये राजनीतिक दल। बिल्कुल ढूंढ लेते हैं शोभना। और पहले ये बता दूं कि राजधानी लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है और जो मौसम का पारा है वो तो गिरता जा रहा है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक आपने कोरोना की बात की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करता हूँ। विनीत शुक्ला इस समय मौजूद है मेरे पास। शुक्ला जी, ये जो रोक लगाई है आयोग ने रैलियों को लेकर और कोरोना को देखते हुए, किस तरह से लेते हैं फैसला आप? देखिए, चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा, अक्षरशः उसका पालन बिल्कुल किया जाएगा। जो भी गाइडलाइन पहले से आई है, जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से चुनाव आयोग का सम्मान किया है और उसी की गाइडलाइन पर चलने का काम किया है। नेता को तो भीड़ पसंद है ना? नहीं, देखिए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 24 करोड़ जनता ने अब मन बना रखा है
कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो दमदार सरकार है, और एक दमदार सरकार बनाम नकारा सरकार, नकारा और भ्रष्टाचारी सरकार जो थी उसको उखाड़ के फेंकने का काम 2017 में किया था। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का फिर से कमल खिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ईमानदार है। अब कमल खिलेगा वो आपका तर्क है, लेकिन मैं ये कहूँगा चुनाव आयोग ने 2019 का भी चुनाव कराया था, कई सारे प्रतिबंध लगे थे, लेकिन आपके बड़े नेता किस तरह के बयानबाजी कर रहे थे, किस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे थे, तो कहाँ आयोग के निर्देश मानते हैं आप? देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, सभी संस्थाओं का सम्मान करती है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा से जिम्मेदारी निभाते हैं और समाज में ऐसा कोई भी संदेश नहीं देते हैं जो जनहित को नुकसान पहुंचाने वाला। हम जिम्मेदार हैं, समाजवादी पार्टी गैर जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार होते तो इस बारिश में इको गार्डन में जिस तरीके से अभी भी तमाम सारे जो यूथ के लोग हैं अपनी नौकरी के लिए जाड़े में बारिश में बैठे हैं, तो दमदार रैली बताइए, चुनाव आयोग ने रैली को लेकर जो कहा है, जो रोक लगा, बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर दर्शकों को जरा बता देते हैं हम। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये बड़ी खबर। दरअसल कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। असीम अरुण विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। असीम अरुण ने वीआरएस लेते हुए ये जानकारी दी है। असीम अरुण के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज, अपने आप में ऐतिहासिक खबर है ये तो, चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसी दिन कमिश्नर साहब जो है वीआरएस लेते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी। जी हाँ, हम सब हैरान हैं। मुझे तो रत्ती भर इस बात का इल्म नहीं था। और असीम अरुण जो है, उनके पिता श्री राम अरुण यूपी में डीजीपी रहे हैं और इस बात की उन्होंने जानकारी सोशल मीडिया में डाली है कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है। योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी और वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। एक और फॉर्मर डीजीपी जो है बृजलाल, बीजेपी से ही वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। मुझे लगता है उनसे उन्होंने प्रेरणा ली होगी और आज अचानक से इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने दी है कि वो पुलिस कमिश्नर से इस्तीफा दे करके अब वो राजनीति में कूदना चाहते हैं। ये जो खत लिखा है वो खत मैं पढ़कर सुना देती हूँ। 4 पैरा का ये खत है, लेकिन कह रहे हैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है क्योंकि अब राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूं। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के योग्य समझा है। फिर मैं दूसरा पैरा छोड़ रही हूँ, तीसरे में लिख रहे हैं मैं प्रयास करूंगा कि महात्मा गांधी द्वारा दिए तिलस्म की सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के हितार्थ हमेशा कार्य करूं। आईपीएस की नौकरी और अब ये सम्मान सब बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा अफसर की समानता के लिए रचित व्यवस्था के कारण ही संभव है। मिस करूंगा मैं अपनी वर्दी को। आखिर में ये लिख भी रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।